तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, विकास के क्रम में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन यहाँ दे रखा है कि विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड है विकास उकसाने से नहीं होता है। बिल्कुल, ये उसने कौन सा सत्य नहीं है बोला और यहीं पे सत्य नहीं मतलब ये गलत है और आंसर हमारा यही होगा क्योंकि उसने पूछा है कौन सा सत्य नहीं है। बाकी तीसरा भी हम पढ़ लेते हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये भी सही है। और विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर। इसने पूछा है कि कौन सा सही नहीं होगा, तो सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड कि तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है। ठीक है, आप जानते होंगे तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है। तो पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, सेकंड है किशोर अवस्था, थर्ड है बाल्यावस्था और फोर्थ है वृद्धावस्था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर, किशोर अवस्था, जो कि तनाव और क्रोध की अवस्था होती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड कि मानव विकास को निम्न में से विभाजित किया निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, जो मानव विकास है उसको निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। सेकंड ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। और वहीं पर अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन दे रखा है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। और फोर्थ ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ठीक है, इससे वीडियो थोड़ा रोको और खुद से सॉल्व जरूर करो, डेफिनेटली आपका आंसर आएगा। तो यार इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर कि मानव विकास और उनकी प्रक्रिया अनेक चरणों में संपन्न होती है। इसे मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक विकास का संबंध मानसिक विकास से माना जाता है, जबकि संवेगात्मक विकास का संबंध उनके व्यवहार से जुड़ा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि निम्न में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये जो कथन दे रखे हैं इन पर विचार करना है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल ये सही है। सेकंड दे रखा है कि विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है तथा मृत्यु पर्यंत चलती है, ये भी सही है। और थर्ड दे रखा है विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करती। ठीक है, तो यार पहला और दूसरा सही था, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, मतलब पहला कथन सही था कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है विकास और माँ के गर्भ से स्टार्ट हो जाती है, दूसरे में दिया था, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड होगा राइट आंसर। पहला और दूसरा कथन इसमें सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, हमें दे रखा है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि अंतः संबंधित सिद्धांत, सेकंड है निरंतरता का सिद्धांत और यहाँ पर थर्ड हो जाएगा एकीकरण का सिद्धांत और फोर्थ हो जाएगा अंतः क्रिया का सिद्धांत। ठीक है, तो यार एक बार क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ बोला है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर निरंतरता का सिद्धांत। हम ये बोल सकते हैं कि कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया विकास है। ठीक है, निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार विकास जीवन पर्यंत होने वाली प्रक्रिया है जो माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत चलती है। विकास प्रक्रिया के चरणों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठवा कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ठीक है, मतलब निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुमोदन, सेकंड है संवेगात्मक सुरक्षा, थर्ड है सानिध्य की आवश्यकता और फोर्थ है शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ठीक है, तो छठवें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर की सामाजिक अनुमोदन, संवेगात्मक सुरक्षा और साधिन्य की आवश्यकता बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित मानते हैं, जबकि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की से बिल्कुल ही संबंधित नहीं है।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां कि अनुवांशिकता को कौन सी सामाजिक संरचना माना जाता है। ठीक है, जो अनुवांशिकता को कौन सी सामाजिक संरचना माना जाता है, तो पहला हो जाएगा गौड़, सेकंड ऑप्शन है गत्यात्मक, थर्ड ऑप्शन है स्थिर और फोर्थ ऑप्शन है प्राथमिक। ठीक है, तो सातवें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर कि अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुण का संतानों के अवतरित होना अनुवांशिकता कहलाता है। सामाजिक संरचना की अनुवांशिकता गुणों के अनुसार विकसित होती है। जीव विज्ञान में अनुवांशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। तो आपको ये याद रखना कि अनुवांशिकता में कौन सा सामाजिक संरचना माना जाता है, तो स्थिर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां कि निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है। ठीक है, और आपका अगर बायो ठीक होगा तो ये बिल्कुल आपसे बनेगा कौन सा क्रम बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन है अंडाणु, शुक्राणु और ब्लास्टोसिस्ट और युग्मनज। पहला सेकंड ऑप्शन हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु और युग्मनज, और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ब्लास्टोसिस, युग्मनज, अंडाणु और शुक्राणु, और फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि अंडाणु जो होते हैं ये मादा से स्रावित होते हैं, शुक्राणु पुरुषों से, और ये दोनों से मिलकर क्या बनता है युग्मनज, और युग्मनज के बाद क्या बनता है तो ब्लास्टोसिस। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां कि व्यक्तित्व स्थायी समायोजन निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो व्यक्तित्व स्थायी समायोजन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरण के साथ, सेकंड है जीवन के साथ, और थर्ड है प्रकृति के साथ, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर कि व्यक्तित्व स्थायी समायोजन पर्यावरण, प्रकृति एवं जीवन के साथ करता है। व्यक्तित्व का निर्माण विद्यमान वातावरण के अनुरूप होता है। पर्यावरण, प्रकृति एवं जीवन के साथ स्थायी समायोजन परिणाम स्वरूप स्थायित्व का सृजन होता है। पर्यावरण, प्राकृतिक एवं जीवन के अनुकूल अपने आप को समायोजित करना व्यक्तित्व स्थायी समायोजन कहलाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, जो सही है वो वाला हमें देखना है इसमें। तो पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास, ठीक है, और वातावरण, ये बिल्कुल गलत है। शरीर का विकास वातावरण के अनुसार नहीं होता है। सेकंड है संज्ञानात्मक विकास, तो ये है परिपक्वता। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास जो परिपक्वता के कारण होता है तो ये भी गलत है। थर्ड है सामाजिक विकास वातावरण के साथ होता है, तो ये बिल्कुल सही है। जो हमारा सामाजिक विकास है वो किसके साथ होता है, तो वातावरण के साथ होता है। और कौन सा सही सुमेलित है वही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां कि मानव सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। ठीक है, जो मनो सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा किम्बल यंग, सेकंड ऑप्शन है एरिक एरिक्सन, थर्ड ऑप्शन है वुडवर्थ, और फोर्थ है वाइगोत्स्की। ठीक है, तो 11वें का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर की मनो सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया कौन ने, तो एरिक्सन ने। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, मतलब पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कौन नहीं करेगा, तो पहला ऑप्शन है भाषा, सेकंड है सामाजिक अनुभव, थर्ड है परिपक्वन, और फोर्थ है क्रियाकलाप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर कि पियाजे के अनुसार भाषा, सामाजिक अनुभव एवं क्रियाकलाप ऐसे कारक है जो कि व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, जबकि परिपक्वन संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित नहीं करता। संज्ञानात्मक विकास का संबंध मानसिक विकास से माना जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए, ठीक है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आत्मसात्करण, सेकंड हो जाएगा समायोजन, थर्ड है अहं केंद्रिता, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अनुकूलन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणाओं को बदलने की प्रक्रिया आत्मसात्करण कहलाती है। इसके अंतर्गत किसी नवीन सोच या विचार को अपनाया जाता है। सभ्यता एवं संस्कृति को अपनाना भी आत्मसात्करण का ही एक रूप
एक प्रतिरूप माना जाता है। समायोजन एवं अनुकूलन एक दूसरे से पर्याय है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मूल कारण है। ठीक है, जो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास के मूल कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन, और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा संतुलन, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा मानसिक प्रारूपों का समायोजन। ठीक है, तो 14वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, मानसिक प्रारूपों का समायोजन। हम ये बोल सकते हैं यार कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मूल कारण मानसिक प्रारूपों का समायोजन है। मानसिक समायोजन का तात्पर्य मानसिक स्वास्थ्य से माना जाता है और सकारात्मक सोच का होना, स्वतंत्र निर्माण क्षमता, जिज्ञासा प्रवृत्ति, संवैगिक रूप से स्थिर सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना मानसिक समायोजन को परिलक्षित करता है, जो संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास की स्थिर स्थिति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। ठीक है, जो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गृह कार्य प्रदान करना, सेकंड है बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, और थर्ड है बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो गृह कार्य प्रदान करना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि समावेशी शिक्षा की मुख्य प्रक्रियाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, जो समावेशी शिक्षा की मुख्य प्रक्रियाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पहला हो जाएगा सामान्यीकरण, सेकंड है शिक्षा की मुख्य धारा, थर्ड है संस्था रहित शिक्षा, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो 16वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर कि समावेशी शिक्षा के मुख्य प्रक्रिया में सामान्यीकरण, शिक्षा की मुख्य धारा एवं संस्था रहित तीनों पक्ष शामिल होते हैं। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य समाज के सभी वर्ग समूहों को शिक्षा प्रदान करना है। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य न केवल द्वियंग अथवा विशेष आवश्यकता वाले छात्रों तथा सामान्य छात्रों को एक साथ कक्षा में बैठाने से संबंधित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि समावेशी शिक्षा किस ओर इंगित करती है? ठीक है, जो समावेशी शिक्षा किस ओर इंगित करती है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षा विधि, सेकंड है सामान्य बच्चों व विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, थर्ड है सामान्य एवं विभिन्न बच्चों के लिए पृथक स्कूल, और फोर्थ है सभी बच्चों के लिए एक समान सुविधाएं। ठीक है, तो क्या है यार क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा किस ओर इंगित करती है? तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि सामान्य बच्चों व विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। ठीक है, समावेशी शिक्षा इस ओर इंगित करती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की अधिगम नियोग्यता का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो अधिगम नियोग्यता का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा भागने की प्रवृत्ति, सेकंड है अशांत एवं ऊर्जावान, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अवधान संबंधित विकार, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अभिप्रेरणा का अभाव। ठीक है, तो 18वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर कि अधिगम नियोग्यता का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अभिप्रेरणा का अभाव। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां कि ऐसी अधिगम आसक्तता वाले बच्चे जो गणित को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा डिस्ग्राफिया, सेकंड है डिसकैल्कुलिया, और थर्ड है अलेक्सिया, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा डिसपीथिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। डिसकैल्कुलिया के अंतर्गत उन बच्चों को रखा जाता है जिन्हें गणित समझने और सॉल्व करने में कठिनाई होती है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20वां कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ठीक है, मतलब बच्चे तब सर्वाधिक
सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो यहाँ पहला ऑप्शन हो जाएगा शिक्षकों की डांट से बचने के लिए, सेकंड ऑप्शन है दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, और थर्ड हो जाएगा अपनी रुचि से, और फोर्थ है पुरस्कार से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हम ये बोल सकते हैं कि बच्चे अपनी स्वयं की रुचि से अधिक सृजनशील होते हैं। रुचि उत्पन्न होने पर वे स्वयं अधिगम करने लगते हैं। उन्हें ऐसा कार्य नीरस नहीं लगता, वे अभिप्रेरित होकर कार्य करते हैं। दूसरों के आदेश पर या दबाव में कार्य करने पर उनकी रुचि समाप्त हो जाती है और कार्य के प्रति उनका प्रदर्शन भी निराशाजनक होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21वां कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सीखने का है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सिखाने का है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा व्यवसायिक, सेकंड है अनुभाविक, और थर्ड है भावनात्मक, और फोर्थ है आध्यात्मिक। ठीक है, तो 21वें का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, अनुभाविक। हम ये बोल सकते हैं यार कि अनुभाविक क्षेत्र अधिगम के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि व्यवसायिक, भावात्मक और आध्यात्मिक क्षेत्र सिखाने हेतु उपयुक्त नहीं माने जाते। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22वां कि आकलन का प्रयोजन है। ठीक है, जो आकलन का प्रयोजन है तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सिखाने तथा सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाना, सेकंड है स्कूल में विभिन्न चरणों हेतु तय किए गए लक्ष्यों को छोड़ना, थर्ड है विद्यार्थियों की उपलब्धियों को छोड़कर शिक्षण प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना, और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों का नियमित परीक्षण करना। ठीक है, तो यार इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की आकलन का प्रयोजन है तो सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया में सुधार लाना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां कि ऐसे शिक्षार्थी जिनकी बुद्धि खालिस्तान प्रकार की होती है ज़्यादातर वे भविष्य में वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, साहित्यकार आदि बनते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मूर्त, सेकंड है अमूर्त, थर्ड है निष्क्रिय, और फोर्थ है सामाजिक। ठीक है, तो ऐसे विद्यार्थी जिनकी बुद्धि अमूर्त प्रकार, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, अमूर्त प्रकार की होती है वो ज़्यादातर भविष्य में वकील, डॉक्टर, दार्शनिक व साहित्यकार आदि बनते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की एक बालक PEN को NEP लिखता है, यह बालक किस समस्या से ग्रस्त है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ दे रखा है डिसस्पेक्सिया, सेकंड है डिसकैलकुलिया, थर्ड है डिसग्राफिया, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा डिसलेक्सिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर डिसग्राफिया। ऐसे बच्चे जो कि लिखने में प्रॉब्लम होती है वो डिसग्राफिया के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की एक शिक्षक के लिए बाल विकास के सिद्धांतों की जानकारी होना आवश्यक है क्योंकि इसकी सहायता से वह, ठीक है, एक शिक्षक के लिए बाल विकास की जानकारी या बाल विकास के सिद्धांतों की जानकारी होना आवश्यक है क्योंकि इसकी सहायता से वह, पहला ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करता है, सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों के सामाजिक स्तर की जानकारी प्राप्त करता है, थर्ड है शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त कर उनकी आर्थिक सहायता करता है, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करता है। ठीक है, मतलब एक शिक्षक होने के लिए बाल विकास के सिद्धांतों की जानकारी होना आवश्यक है क्योंकि इसकी सहायता से वह, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर की विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का कार्य है। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का कार्य है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा शिक्षार्थियों में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करना, सेकंड है विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास को तीव्र बनाना, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पूर्व अनुभव को नवीन अधिगम से अलग करना, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों को जिद्दी प्रवृत्ति बनाना। ठीक है, तो अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का जो कार्य है वो हो जाएगा
कि विद्यार्थियों में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कि प्रत्येक छात्र स्वयं में विशिष्ट होता है यह कथन दर्शाता है। ठीक है, मतलब जो प्रत्येक छात्र है स्वयं में विशिष्ट होता है, अलग होता है, यह कथन क्या दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा संवेगात्मक विभिन्नता को, सेकंड है अभिप्रेरणा की विभिन्नता को, और थर्ड हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता को, और फोर्थ हो जाएगा अधिगम प्रक्रिया की विभिन्नता को। तो 27वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाता है क्या, प्रत्येक छात्र स्वयं में विशिष्ट होना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की संतुलन के नष्ट होने की सामान्य भावना। ठीक है, संतुलन के नष्ट होने की सामान्य भावना को परिस्थिति के किस अत्यधिक संकटपूर्ण कारक का सामना करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करने की तत्परता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा समायोजन, सेकंड है तनाव, थर्ड है भाग्य नाश, और फोर्थ हो जाएगा संघर्ष। ठीक है, तो 28वें का सेकंड हो जाएगा राइट आंसर तनाव। हम ये बोल सकते हैं कि यार तनाव की स्थिति में व्यक्ति के संतुलन की नष्ट होने की सामान्य भावना और परिस्थिति के किसी अत्यधिक संकटपूर्ण कारक का सामना करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन होने की तत्परता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की चिंतन युक्त अधिगम का लक्षण है। ठीक है, जो चिंतन युक्त अधिगम का लक्षण है तो पहला ऑप्शन हो जाएगा दो या दो से अधिक अनुक्रिया का उपस्थित होना, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को पहचानने की योग्यता का होना, और थर्ड हो जाएगा किसी समस्या के समाधान की दशा उपस्थित होना, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वांछित अनुक्रियाओं का संबंध उत्तेजना अनुक्रिया से होना। ठीक है, तो चिंतन युक्त अधिगम का लक्षण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर यार, किसी समस्या के समाधान की दशा उपस्थित होना। लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा विभिन्न प्रकार के बाह्य तथा वैयक्तिक कारक अधिगम प्रक्रिया को संचालित अथवा संपादित करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के बाह्य एवं वैयक्तिक कारक अधिगम प्रक्रिया को संचालित एवं संपादित करते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन वैयक्तिक नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा अभ्यास आदत, सेकंड है क्रिया का समय, थर्ड है साफ सफाई, और फोर्थ है शारीरिक थकान। ठीक है, तो 30वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर साफ सफाई। हम ये बोल सकते हैं कि अधिगम का अर्थ है सीखना। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे बाह्य एवं वैयक्तिक कारक प्रभावी होते हैं। इसमें अभ्यास क्रिया का समय एवं शारीरिक थकान वैयक्तिक है, परंतु साफ सफाई बाह्य कारक है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।